बिना देरी किए स्टार्ट करते, सबसे पहले समझते हैं द कॉन्टेक्स्ट, दैट व्हाट इज एक्चुअली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इवेंट, की इसका कॉन्फ्लिक्ट का थीम लाइन या फिर टाइमलाइन जैसे हम समझते हैं, दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस इज अबाउट, राइट। तो सबसे पहले चीज़ है कि हमें थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हमें ये देखना पड़ेगा कि मणिपुर को हम दो एरिया में डिवाइड करते हैं। लेट्स से इफ आई एम डिवाइडिंग मणिपुर इन टू रीजन्स, ये सेम चीज़ नेपाल में भी इसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जब वो मधेसी वाला इशू हुआ था। तो वहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट है कि दो तरीके से एरिया को डिवाइड किया जाता है, एक है वैली और एक है हिल्स, ठीक है। तो वैली यानी कि खाड़ी, हिल यानी कि पहाड़। तो अब हुआ ये कि जो वैली एरिया है वहाँ पे अलग टाइप की पॉपुलेशन रहती है और जो हिली एरिया है वहाँ पे अलग टाइप की पॉपुलेशन रहती है। अगर हम वैलीज की बात करते हैं तो वैली में मैती टाइप की पॉपुलेशन रहती है, दैट इज मैती ट्राइब रहती है। राइट, मैती ट्राइब यहाँ पे रहती है, ठीक है। फिर अगर हिली एरिया का देखते हैं तो यहाँ पे दो ट्राइब रहती है, दैट इज कुकी एंड नागा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो मेटी ट्राइब है वो मणिपुर की ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन इज मेती, राइट। 60% पॉपुलेशन मेती है, और जो वैली एरिया है वो मणिपुर में जस्ट 10% एरिया है। दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग परसेंट एरिया जो हो गया, दैट इज 90% एरिया इज हिल्स एरिया, और वहाँ पे कुकी और नागा ट्राइब रहते, दैट मीन्स दीज आर ओनली 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो अब इमेजिन कीजिए कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेती, उनके पास लैंड कितनी है, ओनली 10%। जो 40% पॉपुलेशन है उनके पास लैंड कितनी है, 90%। तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज किसको मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे मिलेगा, सबसे ज्यादा लैंड यहाँ पे मिलेगा। बट यहाँ पे मेन इशू क्या आ गया है कि ये 60% पॉपुलेशन है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पे वोटिंग राइट्स होती है। तो जब 60% पॉपुलेशन वोट करती है तो यहाँ पे पॉलिटिकल डोमिनेंस काफी ज्यादा होता है। तो दैट मीन्स जो मेती ट्राइब है वो पॉलिटिकली काफी ज्यादा डोमिनेंट है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पॉलिटिकली डोमिनेंट हुआ, तो जो वहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर थे, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, वहाँ पे अपनी डिमांड रखी। क्या डिमांड रखी कि मेती ट्राइब ने कहा कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस चाहिए, एसटी का स्टेटस, ये जो ऑलरेडी कुकी के पास है। तो बोला कि अगर एसटी का स्टेटस मैत्री को मिलेगा तो वो क्या कर सकते हैं, वो हिली एरियाज में जाके लैंड परचेज कर सकते हैं, वो वहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं। और ये चीज़ कुकी ने अपोज करी। कुकी ने कहा कि हम ये चीज़ नहीं होने देंगे, हम हमारा लैंड और ये हमारा रिसोर्सेज शेयर नहीं करेंगे। तो वहाँ से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ बिटवीन दीज टू ट्राइब्स, राइट। सो वापस अगर हम समझते हैं कि मेची ट्राइब के पास 10% एरिया है खाली, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास 60% पॉपुलेशन है, यानी कि सरकार इनकी सुनेगी। तो सरकार को इन्फ्लुएंस किया और सरकार को बोला कि हमें एसटी स्टेटस दो, जो सरकार ने कंसिडर करना चाहा, बट कुकी ट्राइब ने उसका अपोज किया, और उसके चलते इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। सो दैट इज द एथिकल और सॉरी एथनिसिटी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इसके अलावा मणिपुर में दो तीन चीज़ें और है। जैसे कि हम समझते हैं कि मणिपुर में दो तीन चीज़ों का और इशू क्रिएट होता है। जैसे अगर कुकी एरिया का देखते तो कुकी एरिया में इलीगल सेटलमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, लोग इलीगली सेटल हो चुके हैं। मणिपुर में अगर देखें तो ओवरऑल ड्रग ट्रैफिकिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये और ज़्यादा हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी का इशू क्रिएट करता है। एंड देन यहाँ पे इंसर्जेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप समझिए कि ये पूरा कल्मिनेशन है, आप ये पूरे कल्मिनेशन ऑफ इवेंट्स को समझिए। वापस हम रिकॉल करते हैं कि दो ट्राइब है, दोनों ट्राइब बोल रही है कि हमें लैंड और रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं, इसी के साथ वहाँ पे इलीगल सेटलमेंट है, इसी के साथ वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग भी है, क्योंकि ये गोल्डन ट्रायंगल के पास है। गोल्डन ट्रायंगल के पास आ गया, यानी कि म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, दिस आर द गोल्डन ट्रायंगल जहाँ पे ड्रग सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और सर्कुलेट होता है। तो वो ड्रग ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा है, एंड उसके चलते इंसर्जेंसी भी ज़्यादा है। एंड जब ये चीज़ें होती है तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम यानी पैसा, और पैसा जब आता है तो वहाँ पे सरकार को इन्फ्लुएंस करना बहुत ईजी हो जाता है। सो दैट इज व्हाट द मेन इशू ओवर हियर इज द फेलियर ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। सो अगर इसकी, ये तो हमने चलो पूरा इशू समझ लिया, दैट व्हाट इज दिस एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कुकी ट्राइब एंड द मेटीज ट्राइब के लिए, राइट। और अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं
कि जब ये क्लैश स्टार्ट हुए थे 2023 में, राइट, काफ़ी ज़्यादा क्लैश हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुए थे। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट रूल लगाया फरवरी 2025 में, जहाँ पे हर जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया, इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑर्डर। और जो की डिमांड्स बताई गई है, जैसे कुकी की डिमांड क्या है कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दो, कि हम खुद का एडमिनिस्ट्रेशन हम खुद करेंगे। और मेथी की डिमांड क्या है कि मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, राइट। ये तो इस तरीके की डिमांड रख रहे हैं। और एट प्रेजेंट क्या हुआ, रिसेंट मूव, कि जब प्राइम मिनिस्टर विजिट करने वाले थे तो जो SOO एग्रीमेंट है उसको रिन्यूड कर दिया गया है और नेशनल हाईवे नंबर 2 को रीओपन कर दिया गया है। तो हम अब ये दोनों को बारे में समझते हैं। विल स्टार्ट विद द SOO एग्रीमेंट, दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस एग्रीमेंट इज अबाउट। ठीक है, ये एग्रीमेंट आया था 2008 में, जहां पे 3 लोगों ने मिलके इसका पार्ट बने थे। 3 पार्टीज थी इसकी। सबसे पहले पार्टी बताई गई द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड पार्टी वॉज द मणिपुर गवर्नमेंट, एंड थर्ड इज द KNO एंड UPF। नाउ KNO है कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड UPF इज यूनाइटेड पीपल फ्रंट। ठीक है, तो ये दो मिलके ऑलमोस्ट 24 इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं, राइट। ये दो मिलके 24 इंसर्जेंट ग्रुप होते हैं। तो आप यहाँ पे समझिए कि ये 3 लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, एंड तीसरा KNO एंड UPF। ये दोनों मिलके 24 इंसर्जेंट ग्रुप है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इंसर्जेंट ग्रुप, ये 3 के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। इसका पर्पस क्या था? सिंपल सा पर्पस है कि हमें पीस लेके आना है, हमें पीस स्टार्ट करनी है, मिलिटेंट्स को सिटीजन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। फिर जो इनके कैंप्स है वो कैंप्स में मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, और जो इनके पास वेपन्स है वो वेपन्स को मॉनिटर करना है। सो दिस वाज द पर्पस। अब ये कितना अचीव हुआ 2008 से 2025 तक में? तो इससे क्या हुआ कि जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं इन हिली एरियाज में, पॉलिटिकल डायलॉग स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, बट इसके अंदर चैलेंजेस क्या आया है? चैलेंजेस ये है कि इसका पीरियोडिक रिन्यूअल्स करना पड़ता है, एंड दूसरी बात क्या है कि मिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। मिस्ट्रस्ट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जिसके पास पैसा है उसकी सरकार आ जा रही है। ठीक है, यानी कि अगर मैती के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो सरकार उसकी सुनेगी, कुकी के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो सरकार उसकी सुनेगी, और सरकार खुद की भी सुन रही है, राइट। तो मतलब 3 लोग उसको सुनाने वाले हैं, तो ये एक इशू है। दूसरा तीसरा चैलेंज ये आता है कि जो कैंप्स है वो कैंप्स को ये मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज फॉर वायलेंस के लिए या फिर एक अटैक लॉन्च करने के लिए, तो ये एक इशू आ रहा है, राइट। तो अब अगर इसका समझते हैं कि ये कोलैप्स क्यों हो गया, वाई दिस हैज बीन रिमूव्ड, ये रिमूव क्यों हो गया था? क्योंकि मणिपुर गवर्नमेंट ने क्या हुआ था कि जब मैती ने वहां पे अपना डोमिनेंस बताया, क्योंकि 60% पॉपुलेशन मैती है, तो वोटिंग पावर किसके पास ज्यादा है? मैतीस के पास ज्यादा है। तो मैती ने नई सरकार बनवाई, नया मुख्यमंत्री आया, और मुख्यमंत्री ने मैतीस की बात सुनी। और जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि यहाँ पे इलीगल सेटलमेंट्स है। अब इलीगल सेटलमेंट्स कौन से एरिया में है? वो हिली एरियाज में है, ये कुकी ट्राइब के इलीगल सेटलमेंट्स है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने वहां पे एविक्शन नोटिस डालना स्टार्ट किया, कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी इलीगल सेटलमेंट्स है उसको एविक्ट कीजिए, उसको हटाइए। तो जब ये हटाने की बात करने लगी तो कुकी ट्राइब थोड़ी सी नाराज हो गई, और कुकी ट्राइब ने क्या कहा? कुकी ट्राइब ने लोगों को भड़काना शुरू किया कि आप प्रोटेस्ट कीजिए सरकार के खिलाफ, आप सरकार के खिलाफ वायलेंस कीजिए। तो ये चलते जब ये पीस डिस्टर्ब हो रहा था तो वहां की लोकल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो SSO एग्रीमेंट है उससे पुल आउट कर लिया, यानी कि मार्च 2023 में इससे पुल आउट कर दिया। अब मार्च 2023 में पुल आउट हुआ और मई 2023 में वायलेंस स्टार्ट हो गया था बिटवीन मैती एंड कुकी इंसर्जेंट। एक बार वापस समझते हैं कि जब मैती ने सरकार में पॉलिटिकल डोमिनेंस बताया तो सरकार ने मैती की सुनी, और उन्होंने क्या कहा कि जो कुकी एरिया में इलीगल सेटलमेंट्स थे उनको एविक्ट करना स्टार्ट किया, उनके खिलाफ नोटिस भेजना स्टार्ट किया। तो जब ये नोटिस भेजा तो कुकी ट्राइब नाराज हो गई और उन्होंने लोगों को भड़काना स्टार्ट किया कि आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, आप सरकार के खिलाफ वायलेंस कीजिए, और उससे पीस डिस्टर्ब होने लग गया। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो एग्रीमेंट था उससे पुल आउट कर दिया। ठीक है, और फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ 2 महीने बाद इन मई 2023, जिसके अंदर काफी ज्यादा वायलेंस हो गया था। फिर
2024 में एग्रीमेंट ही लैप्स हो गया था, एग्रीमेंट पूरा ही लैप्स हो गया था उसके 1 साल बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड रूल्स थे वो सारे ब्रीच हो गए थे, ठीक है। जो एथनिक मिसट्रस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, एंड यहाँ पे सेंटर वर्सेस स्टेट काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। सो यहाँ पे पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट भी हो रहा था। सो जैसे मैंने कहा, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशन, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये सब मिलके ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ आया। फिर अब हम समझ रहे हैं कि अब रिवाइज टर्म्स क्या किए हैं, कि अब जब प्रधानमंत्री वहाँ जाने वाले हैं तो अब 2025 सितंबर 2025 में हमारे होम मिनिस्ट्री ने क्या टर्म्स वहाँ पे अनाउंस किए गए हैं, क्या चेंजेस वहाँ पे अनाउंस किए गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या बताई गई है कि मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, कि ये इंडिया का पार्ट है, इसकी बाउंड्री के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, भले वो मेइती ट्राइब है, कुकी ट्राइब है, नागा ट्राइब है, कोई भी ट्राइब है, वो इसमें इशू क्रिएट नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज क्या बोली है कि जो कैंप्स है उनको रिलोकेट करने की जरूरत है, क्योंकि एट प्रेजेंट क्या था कि 14 कैंप्स थे। अब ये कैंप्स को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये कैंप से अटैक्स लॉन्च हो रहे थे। तो यहाँ पे ये एसएसओ एग्रीमेंट जो रिवाइज हुआ उसके अंदर ये कहा कि ये 14 कैंप कम करके 7 कैंप कर दो, और जो सेंसिटिव एरिया है वहां से कैंप्स हटा दो, हमें जनरलाइज एरिया में ही कैंप रखने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब कम करके उसको बड़े कैंप्स बना दो। फिर ये है कि थर्ड है कि जो वेपन्स है उसको सीआरपीएफ और बीएसएफ के पास डिपॉजिट कर दो, ताकि कोई भी वेपन्स का मिसयूज ना हो, और दैट मीन्स कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए फ्रॉम ईदर पार्टी। दैट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर फोर्थ है कि जो भी कैडर है, जो कैंप्स है, उसके अंदर जो भी मिलिटेंट्स है उस सब का वेरिफिकेशन होना चाहिए, आईडी कार्ड्स होनी चाहिए, और वो सब पुलिस को रिपोर्ट करने चाहिए टाइमली। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फॉरेन नेशनल्स है वो इससे हट जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो बॉर्डर इट्स वेरी पोरस, कि म्यांमार के साथ हम 16 किलोमीटर तक विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। सो दैट पोरस बॉर्डर से क्या हो रहा है कि फ्री मूवमेंट है, तो वहाँ पे कोई भी या तो म्यांमार नेशनल आ रहा है या कोई थर्ड फॉरेन कंट्री का भी वहाँ पे पार्ट आ जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है। फिफ्थ है कि जो फाइनेंशियल एड दी जा रही थी उसको डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में दी जाए। अब ये फाइनेंशियल एड वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि जब 2008 में ये एग्रीमेंट हुआ था तो उनको बोला गया था कि आप वायलेंस छोड़ दो, ठीक है, आप ड्रग ट्रैफिकिंग का जो पार्ट है वो नेक्सस से बाहर निकल जाओ। तो ये ट्राइब्स ने बोला कि हम फिर पैसा कैसे कमाएंगे, तो सरकार ने कहा कि हम आपको अलाउंस देंगे, आप वायलेंस छोड़ोगे तो हम आपको पैसा देंगे, बस आप वायलेंस मत कीजिए। तो ये चीज सरकार ने एग्री करी और ये फाइनेंशियल अलाउंसेस देने लग गए। तो पहले जो अलाउंसेस जाते थे वो कमांडर्स को जाते थे, वो कमांडर वो पैसा लेता था और वो फिर बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट करता था। बट ऑब्वियसली एक मिडल मैन अगर आ जाता है पैसों में, तो दे आर चांसेस कि वहां पे पैसा का जो एलोकेशन होना था वो मिस एलोकेशन होने लग गया था। तो इसको हटाने के लिए सरकार ने कहा कि हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर करेंगे, नॉट वाया कमांडर्स, ठीक है। तो दिस इज जस्ट एन अलाउंसेस कि आप वायलेंस ना करो, इसलिए सरकार उनको पैसा दे रही है, ठीक है। फिर है अगर कोई भी इसको वायलेट करेगा, जो भी ये रिवाइज टर्म्स अगर इसको वायलेट करेगा तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और वापस एसओओ का रिव्यू किया जाएगा, जिसको और स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो दिस वर द रिवाइज टर्म जो अभी 2025 में अनाउंस किए गए हैं। नाउ अब समझते हैं हम नेशनल हाईवे नंबर 2 पे आते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 2 का इंपॉर्टेंस क्यों इतना ज़्यादा है। उसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक एरिया में है, कि ये आसाम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को कनेक्ट करता है। सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट जस्ट अ रोड, इट्स अ लाइफलाइन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से भी कनेक्ट करता है। सो इट इज़ वेरी वाइटल फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एसेंशियल सप्लाईज, की जो एसेंशियल गुड्स है लाइक दूध है, फिश है, एग है, जो भी खाने की चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान है, ये दीज आर वेरी एसेंशियल। सो उसके मूवमेंट के लिए ये नेशनल हाईवे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है कि ये नॉर्थ ईस्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है एंड ऑल्सो विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो अब ये रिज्यूम कर दिया जाता है, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ था कि कुकी ने अपने साइड से ब्लॉकेड कर दिया था, मेती ने अपने साइड से ब्लॉकेड कर दिया था। तो ना कुकी उसका फुल यूज कर पा रहे थे, ना मेती उसका फुल यूज कर पा रहे थे। तो सरकार ने बोला कि आप ब्लॉकेड हटाइए, राइट, लेट्स जस्ट रिमूव द ब्लॉकेड, ठीक है। तो उसके चलते क्या होगा
कि यहाँ पे एक फ्री मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये एक तरीके से टेस्ट किया जा रहा है, क्या हम नॉर्मलसी और ट्रस्ट रिस्टोर कर सकते हैं या नहीं। दैट मीन्स कि अभी तक ये प्रेसिडेंट रूल में है, तो प्रेसिडेंट रूल हटाना है, स्टेट गवर्नमेंट रीइंस्टोर करनी है, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स वापस लेके आने हैं। तो ये एक टेस्ट है कि अगर हम आपको फ्री मूवमेंट देते हैं तो ये चीज़ हो पाता है या नहीं है, ठीक है। फिर अगर एथनिक फॉल्ट लाइंस देखते हैं तो जो हमने पहले चीज़ डिस्कस करी थी कि मेइती ऑलमोस्ट 53% पॉपुलेशन है, ये वैली, इम्फाल वैली में डोमिनेट करते हैं। ये शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस डिमांड कर रहे हैं, जहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, द ट्रिगर फॉर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अलावा ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि मणिपुर की एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, यानी कि कुकी बोल रहा है कि उसको एक सेपरेट लैंड चाहिए, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर कुकी जो ट्राइब यानी जोमी ट्राइब जो ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन है, ठीक है, ये इनहिबिट कर रहे हैं, हिल डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, हमारी खुद की ऑटोनॉमी हम देखेंगे, मतलब एक हम खुद की सरकार हम चलाएंगे, एक पैरेलल सरकार होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये स्टेट गवर्नमेंट को एक्यूज कर रहे हैं, दैट इज चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह, कि वो मेतीस के साथ रहते हैं, यानी कि वो बायज है, राइट। तो ये चीज़ है। फिर एक और ट्राइब है, दैट इज नागा ट्राइब। अब ये ट्राइब की भी कहानी बहुत अलग है। ये हिस्टोरिकली मतलब नागा ट्राइब कितने सालों से डिमांड कर रहा है कि एक नागालैंड एक अलग देश होना चाहिए। तो नागालैंड अभी क्या कर रहा है, अभी वो कुछ नहीं कर रहा, वो देख रहा है कि भाई ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, तो ये भी अगर इसके अंदर पार्ट बनेगा तो 3 ट्राइब आ जाएगी। मतलब ऑन पेपर तो नहीं लड़ रहा है, ऑफ पेपर ये शायद या तो इसका साथ दे रहा होगा या इसका साथ दे रहा होगा या सरकार का साथ दे रहा होगा, दैट डिपेंड्स कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि इसकी खुद की भी एक अलग कहानी है, इसने भी बहुत वायलेंस करवाया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर हम गवर्नेंस एंगल देखते हैं तो एट प्रेजेंट क्या है कि प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है फरवरी 2025 से, यानी कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कंट्रोल कर रही है। फिर सेंटर यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट आ जा रही है, प्रेसिडेंट रूल आ जा रहा है, तो वो खुद डायरेक्टली नेगोशिएट करता है विद द कुकी ग्रुप्स। तो यहाँ पे कंसर्न क्या है गवर्नेंस का, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको साइडलाइन किया जा रहा है, ठीक है। ये मेइती ट्राइब का कहना है। कुकी ट्राइब इससे खुश है, क्योंकि कुकी ट्राइब को ऑलरेडी जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसमें ट्रस्ट नहीं था, उसमें मिसट्रस्ट था। तो कहा कि आप स्टेट गवर्नमेंट हटाइए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके आइए, और सेंट्रल गवर्नमेंट आई है और उससे कुकी ट्राइब खुश है, बट मेइटी ट्राइब थोड़ा सा नाखुश है, क्योंकि मेइटी ट्राइब का ट्रस्ट था स्टेट गवर्नमेंट पे। कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, ठीक है। तो यहाँ पे पुश बैक मिला है, क्योंकि मेइटी ट्राइब ने क्वेश्चन किया है द लेजिटिमेसी ऑफ दिस डील, कि जो ये ट्राइपर्टाइट डील हुई है उस पर लेजिटिमेसी का कंसर्न है, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट रूल है तो डोमिनेंस किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, क्योंकि वो तो सस्पेंडेड है। जब स्टेट गवर्नमेंट ही सस्पेंडेड है, तो जो एग्रीमेंट 3 लोगों के बीच में हुआ था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड दी इंसर्जेंट ग्रुप, तो उसके अंदर प्रेसिडेंट रूल आ गया तो स्टेट गवर्नमेंट तो सस्पेंड हो गई है। दैट मीन देयर इज नो स्टेट गवर्नमेंट एट प्रेजेंट इन मणिपुर। तो इसलिए मेइती यहाँ पे थोड़ा सा नाराज है, ठीक है। इसके अलावा ये बोल रहा है कि यहाँ पे फेडरलिज्म चैलेंज हाईलाइट हो रहा है, कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल वॉइस तीनों का बैलेंस बनाना ज़्यादा जरूरी, क्योंकि तीनों ही लेवल पे जो गवर्नेंस है वो इम्पोर्टेंट होता है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से गवर्नेंस करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से गवर्नेंस करता है, एंड लोकल वॉइसेस भी अपने तरीके से गवर्नमेंट करती है, जैसे पंचायत लेवल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसके अलावा जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है यहाँ पे वो थोड़े से कंसर्निंग है। जैसे हमें ये पता है कि ये म्यांमार से इज़ अ फ्री बॉर्डर मूवमेंट है, और म्यांमार इज़ अ पार्ट ऑफ अ गोल्डन ट्रायंगल। तो यहाँ पे नार्को टेररिज्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। जब नार्को टेररिज्म आ जाता है तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑटोमेटिकली आ जाता है, ओके। इसके अलावा जो इंडो म्यांमार की बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा पोरस है, तो ये ड्रग्स के साथ आर्म्स की भी ट्रैफिकिंग करता है, मिलिटेंट मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड उसके चलते ऑर्गेनाइज क्राइम का नेक्सस बन जाता है विथ इंसर्जेंसी। दिस इज डायरेक्टली मेंशन इन अवर सिलेबस, कि ऑर्गेनाइज क्राइम एंड इंसर्जेंसी का नेक्सस है, कि ऑर्गेनाइज क्राइम इंसर्जेंसी को क्या करता है, फंडिंग देता है, और इंसर्जेंसी क्या करता है, ये ड्रग ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। और जो SOO है, ये ट्राई टू रेगुलेट करता है, पहला कि मिलिटेंट कैम्प को रिलोकेट करना, वेपन्स को मॉनिटर करना, और कैडर्स का वेरिफिकेशन करना। बट यहाँ पे
सोसाइटी थोड़ी सी स्केप्टिसिज्म ज़्यादा है, दे आर वेरी मच स्केप्टिकल अबाउट दिस अरेंजमेंट, दिस टोटल अरेंजमेंट, क्योंकि जो कुकी और मैती है वो कह रहे हैं कि जो एनफोर्समेंट हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ पैसा बह रहा है सरकार वहाँ बह जा रही है। तो मतलब ये चीज़ तो लोकतंत्र के हिसाब से काफ़ी अगेंस्ट में हो रही है। दैट मीन इट इज़ नॉट फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अगर हम हमारा स्टैटिक इंटीग्रेशन देखें, ये तो चलो हमने पूरा इशू समझ लिया। अब स्टैटिक इंटीग्रेशन यानी कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो इसके कई सारे अकॉर्ड्स हो चुके हैं। जैसे सबसे पहला अकॉर्ड हुआ था शिलोंग अकॉर्ड 1975, जिसने इंटीग्रेट किया था नागा इंसर्जेंट। जैसे मैंने कहा ना कि ये तो काफ़ी सालों से चल रहा है, नागा इंसर्जेंट्स तो कब से डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट दे दो, बट ये फेल्ड हो गया था क्योंकि इसके अंदर स्प्लिट हो गए थे कि जिन पार्टीज इंसर्जेंट ग्रुप जिसका पार्ट थी वो खुद ही कंसेंसस में नहीं आ पाए, तो स्प्लिट हो गया था। फिर आ जाता है मिजो अकॉर्ड 1986। ना मिजो अकॉर्ड वाज क्वाइट सक्सेसफुल, जो पीस भी लेके आया था, ठीक है, स्टेटहुड भी लेके आया था, एंड ये एक मॉडल बना फॉर नेगोशिएशन। ठीक है, फिर थर्ड है बोडो पीस अकॉर्ड। अब बोडो पीस अकॉर्ड 3 स्टेप्स में बनाया गया। सबसे पहले स्टेप में क्या किया, 1993 में इंसर्जेंट ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, 2003 में उनको एक ऑटोनोमस काउंसिल बना दिया वही इंसर्जेंट ग्रुप्स को, एंड 2020 में वो ऑटोनोमस काउंसिल को डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया कि आप अपने एरिया का डेवलपमेंट कीजिए। राइट, कि इससे देखो पूरा तो सॉल्यूशन नहीं आया था, बट वायलेंस बहुत कम हो गया था क्योंकि लोग डेवलपमेंट के बारे में सोचने लग गए थे, दैट डेवलपमेंट इज द नेसेसिटी फॉर अस। तो यहाँ पे डेवलपमेंट काउंसिल्स और बोर्ड्स बनने लग गए थे। फिर है यूएनएलएफ पीस पैक्ट जो 2023 में हुआ था। ये पहला वैली बेस्ड मेइती इंसर्जेंट ग्रुप का पीस पैक्ट था कि उन्होंने पहली बार पीस डील साइन करी थी। तो इस तरीके से ये पूरा पीस अकॉर्ड होता है। अब अगर हम इम्प्लीकेशन देखते हैं कि जो SOO एग्रीमेंट है उसको रिन्यू किया गया है, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है। अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आर्म क्लैशेस रिड्यूस हो जाएंगे अगर एनफोर्स स्ट्रिक्टली किया जाता है तो। ठीक है, एथनिक रिलेशंस देखें तो कुकी सी रिकग्निशन ऑफ ग्रीवियंसेस, कि कुकी को यहाँ पे अच्छा लगा है क्योंकि उनको स्टेट गवर्नमेंट से नाराज़गी थी, सॉरी हाँ स्टेट गवर्नमेंट से नाराज़गी थी, और मैती को साइडलाइन फील हो रहा है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो गई थी। ओके, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोले दैट एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड, हर अप्रोच सेंट्रलाइज हो रही है क्योंकि प्रेसिडेंट रूल है, और जो स्टेट लेजिटिमेसी है उसको बाईपास किया जा रहा है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो नेशनल हाईवे नंबर 2 से जब इसको फ्री मूवमेंट रिज्यूम किया गया है, तो देयर चांसेस कि वहाँ पे ट्रेड रिज्यूम हो जाए, लोग डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करने लगे और पैसे पे ज़्यादा ध्यान दे, ना कि लैंड पे या एथनिसिटी पे। फिर फेडरलिज्म का देखा जाए तो ये क्वेश्चन रेज कर रहा है सेंटर और स्टेट के रोल पे कि कब तक वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल रहेगा, क्योंकि लोगों ने तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए वोट किया था, नॉट फॉर द प्रेसिडेंट रूल के लिए। ठीक है, सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस। राइट, ये तो आने वाले समय में ही बताएगा कि ये चीज़ें कितनी सही हो रही है और कितनी गलत हो रही है। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखिए हमारे सिलेबस में GS3 से ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, जिसमें एक है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, जहाँ पे हमने देखा था कि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, गवर्नेंस फेल होगा, तो वहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आएगा। राइट, फिर हमने देखा रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जो म्यांमार से आ रहे हैं वो आर नॉन स्टेट एक्टर्स, तो वो चीज़ रहेगी, एक्सटर्नल स्टेट है। सिक्योरिटी चैलेंज क्या है बॉर्डर एरियाज में, एंड देन सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे कौन कौन सी है, लाइक CRPF है, BSF है, और उनका मैंडेट क्या है उस पर्टिकुलर रीजन में। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उस तरीके से इंपॉर्टेंट है। फिर PYQs देखा जाए तो इसके अंदर ऐसे तो कई सारे PYQs है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे पूछ चुके हैं। ये तो सिर्फ मैंने 3 PYQs है, तो आप इसको प्लीज़ पढ़ना, प्लीज़ रिफ़र करना, एंड उसको ये न्यूज़ के रेलेवेंस से कनेक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, सी रेडी मटेरियल तो नहीं मिलेगा, आपको कनेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। फिर वे फॉरवर्ड में देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है। डायलॉग होना चाहिए बिटवीन कुकीज़ एंड मैतीज़ के बीच में, डायलॉग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पीस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीस बातों से ही आएगी, वायलेंस से कभी पीस नहीं आएगा। ठीक है, फिर है डेवलपमेंट प्लस सिक्योरिटी मिक्स, कि हमें डेवलपमेंट लेके आना है। अगर हमें पता है कि ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्यों आया, मैती ट्राइब ने
क्यों ये चीज़ की डिमांड करी? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जगह में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उनके पास पैसा नहीं है। तो अगर सरकार वहाँ पे डेवलपमेंट कर दे तो वो ये चीज़ की डिमांड ही नहीं करे, राइट? कि एक इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर हो जाएगा तो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इसके चलते सिक्योरिटी का भी इश्यू खत्म हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि यहाँ पे जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज, अंडर डेवलपमेंट इज द रूट कॉज, ड्रग ट्रेड इज द रूट कॉज। फिर है बॉर्डर मैनेजमेंट, कि बॉर्डर मैनेजमेंट और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड म्यांमार। दैट इज हमें आर्म्स और नार्को ट्रैफिकिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर फोर्थ आता है एनफोर्समेंट ऑफ SOO। इसके अंदर हम कह रहे हैं द स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ कैंप्स, कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वेपन्स है, कैडर वेरिफिकेशंस है एंड एक्सेट्रा। फिर आता है फेडरल बैलेंस। फेडरल बैलेंस में हमें बताना है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तो मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट रोल ये इंक्रीज करना है, हमें प्रेसिडेंट रूल को हटाना है, क्योंकि हमें लोकतंत्र इस्टेब्लिश करना है वापस। वहाँ पे लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के लिए वोट किया है, प्रेसिडेंट रूल के लिए कभी वोट नहीं किया है। एंड देन द लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, कि जो भी हमने अकॉर्ड किए, लाइक मिजो अकॉर्ड है, बोडो पीस डील्स है, ये कुछ हद तक सक्सेस दिखाए हैं, राइट? तो वो किस रीज़न से सक्सेस आया है या वो किस रीज़न से फेल हुआ है, ये चीज़ें हमें एज अ होमवर्क करनी है, ठीक है? दिस वाज द वे फॉरवर्ड। सो इन अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि जो मणिपुर एक एरिया है वो बहुत ही फ्रेजाइल एरिया है। तो यहाँ पे हमें बैलेंस बनाना है बिटवीन एथनिक आइडेंटिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और फेडरल गवर्नेंस की वजह से, ठीक है? अब जो रिन्यूड SSO है या नेशनल हाईवे 2 का रीओपनिंग है, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रस्ट बिल्डिंग, कि स्टेट में लोगों का ट्रस्ट आना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें सिर्फ टेम्प्ररी फिक्स कर रही है, अगर ट्रस्ट आएगा तो वहाँ पे परमानेंट फिक्सचर होगा। अगर UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये केस बताता है दैट किस तरीके से डेवलपमेंट सिक्योरिटी इंटरसेक्ट करती है विद इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, कि इंटरनल सिक्योरिटी में डेवलपमेंट और सिक्योरिटी किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? और जो असली पीस कब आएगा? जब वहाँ पे सेंस ऑफ जस्टिस, लोगों को फील होगा दैट उनके साथ जस्टिस हुआ है, लोगों को फील होगा दैट हमें इक्वालिटी है, और लोगों को फील होगा दैट वी आर बिलोंगिंग फॉर ऑल कम्युनिटीज इन मणिपुर। सो जब ये सारी चीज़ें होगी तब और सिर्फ और तब यहाँ पे पीस आ सकता है, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा क्लैरिटी मिला होगा, हमने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझा है, राइट? इसको एज अ केस स्टडी हम यूज़ कर सकते हैं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इनफैक्ट ऑल्सो फॉर द सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के लिए। So this is it from today's video. In the coming video, we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.